हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाली है उसी के लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं। आज सीडीपी पैडागोजी का आज 8वां क्लास है। इससे पहले हम क्लास दे चुके हैं। इसी तरीका से हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस तरीका से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। आप लोग पढ़ते होइएगा तो देखते होइएगा लेवल उस टाइप का आप आने लगा है। तो इसलिए कह रहे हैं डेली खुद से डेली आप हमारे क्लास में जुड़िए और डेली क्लास में कंटिन्यूटी से जुड़ते रहिए। एक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण एक न्यूज है, जो कि आप लोग की महत्वपूर्ण न्यूज एक आया है कि सीटेट का जो अथी आया है, नोटिफिकेशन आया, उस पर बतलाया गया है कि आप सीटेट इस बार, अगली बार का नहीं पता, मगर इस बार है जो 2 ही लेवल पे होगा, 1 to 5 और 6 to 8, बस 2 ही होगा। यानी कि पेपर पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 किसके लिए है तो 1 to 5 के लिए, अब पेपर 2 हो गया आपको 6 to 8 के लिए हो गया। ये होता है, यही इस बार दिसंबर 2025 में यही होगा, 2 ही पेपर होगा। 4 लेवल का जो बात हो रहा था वो नहीं होगा इस बार 2 ही लेवल होगा, पेपर 1 पेपर 2। और सिलेबस का बात रह गया, सिलेबस का चेंजिंग वाला, तो इस बार दिसंबर भर सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यही मौका है आपके पास कि इस बार दिसंबर में किसी तरीका से आप लोग पढ़ करके सीटेट को निकाल लीजिए। अगली बार का कोई पता नहीं है, सिलेबस चेंज हो जाएगा, 4 लेवल होगा, क्या होगा नहीं, अगला बार को छोड़ दीजिए। मगर इस बार आप लोग के पास सुनहरा अवसर है, ये अवसर हाथ से जाने नहीं दीजिए। ये अवसर आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है। आप बढ़िया से पढ़िए, अपना जी जान लगा दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अगर डेली आप 4 घंटा अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रुकेगा। 3 महीना, आप 4 महीना भी बचा हुआ है, 4 महीना में अपने आप को साबित कर दीजिए कि हाँ, हम इस लेवल पे आ सकते हैं, सीटेट पास कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं इस बार कर लीजिए, अगली बार का पता नहीं सिलेबस चेंज होगा कि क्या होगा, तो इस बार मेहनत कीजिए। चलिए आज के लिए पहला सवाल है, खुद से भी पहले बना करके देखिए, अगर नहीं बनता है तब जा करके आप यहाँ इसका डिस्कस सुनिए। अगर गलती हो रहा है तो ये नहीं सोचिए कि गलती हो रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, ये दिमाग में रखिए। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। माने कि इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा है जो विकास का, ये वाला हटा दीजिएगा, विकास का सिद्धांत नहीं है, सो बतलाना है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। हाँ, विकास का सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र, एक मिनट, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया विकास हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपको विकास। अब विकास का क्या हो गया, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हुआ, भाषाई विकास हो गया, और भी ले लीजिए, इसमें सामाजिक हो गया, नैतिक विकास हो गया, नैतिक विकास। यानी देख लीजिए विकास का इसमें कह क्या रहा है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, विकास का सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए विकास में ये सारे क्षेत्र क्या है, नैतिक हो गया, भाषाई हो गया, आध्यात्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, ये सब क्या है, सभी क्षेत्र
एक विकास के लिए ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है बच्चा के लिए। देखिए जैसे आध्यात्मिक हो रहा है, मानसिक भी जरूरी है, बच्चा का शारीरिक भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी होता है, सब महत्वपूर्ण ही होता है विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। माने इसका कहना है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव का अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे देख लीजिए कोई भी, जैसे देख लीजिए परिपक्व कब होता है इंसान, परिपक्व जब कोई चीज को बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार, एक बार किया गलती हुआ, 2 बार किया गलती हुआ, 3 बार किया गलती हुआ, ऐसे करते करते क्या किया, वो अनुभव होता गया, अनुभव जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे परिपक्व हो गया। जैसे है ना कि हम बार बार यहाँ पे बोलते हैं, मैं कैमरा के सामने में बोल रहे हैं, शुरुआत दिन में तो ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, थोड़ा तो इससे लिया होंगे, और फिर धीरे धीरे बोलते 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 ऐसा हो गया कि आज अच्छा से बोल लेते हैं, फिर एक दिन ऐसा होगा कि बेझिझक हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, अनुभव आता गया कि कैसे बोलना है, क्या करना, और जैसे जैसे अनुभव आता गया वैसे वैसे परिपक्व हो गए। अंतःक्रिया का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। अंतःक्रिया का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, यानी कि जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे परिपक्व होगा इंसान। तब ये सही है विकास का। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। क्या ये सही है? विकास अधिगम करा एक गति से चलता है। विकास का शुरुआत कब से होता है? एक बालक में विकास का शुरुआत कब होता है? विकास का शुरू विकास का शुरुआत कब होता है और अधिगम अधिगम का शुरुआत कब होता है, सो बतलाइए था। एक बच्चा में विकास का शुरुआत कब से होता है? माँ के गर्भ से, यानी कि गर्भावस्था, गर्भावस्था से लेकर के कहां तक चलता है? तब मृत्यु तक, मृत्यु तक। अधिगम का शुरुआत कब से होता है? जन्म से होता है। मृत्यु, अधिगम का शुरुआत जन्म से, जन्म से चलता है, मृत्यु तक चलता है। आप एक बार बतलाइए, गर्भावस्था से विकास का शुरुआत हो गया, गर्भावस्था से विकास का शुरुआत हो गया और अधिगम का शुरुआत जन्म से हो गया, तो एक समान कहाँ हुआ? बीच में तो यहाँ पे विकास गर्भावस्था से चालू हो गया, तो एक समान गति से नहीं चलता है। अगर अधिगम स्लो हो गया तो विकास चलता रहता है, विकास हमेशा चलता रहता है। अगर विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता, रुकता नहीं है, स्लो हो जाता, मगर अधिगम तेजी से होता है, एक समान दोनों गति से नहीं चलता है। विकास तथा अधिगम एक समान नहीं चलता है, एक समान नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी विकास एक क्रम का पालन करता है। हाँ, सभी विकास एक क्रम का पालन करता है। जैसे जैसे विकास में, जैसे विकास में है कि पहले सिर हुआ, फिर हो गया कि ये हुआ, रीढ़ हो गया, अति कंधा हो गया, रीढ़ हो गया, रीढ़ के बाद हाथ हो गया, धीरे धीरे फिर औरी हो। तो क्या है, ये जैसे हम में हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री में भी वही हाल है। जिसका भी ले लीजिए, सबका एक ही समान होता है। नीतीश कुमार का अपना ले लीजिए, सबका एक ही समान होता है विकास। ना कि किसी में पहले गोर हो गया तब सर हुआ, किसी में सर हो गया तब गोर हुआ, ऐसा नहीं, सबका एक ही क्रम है। तो एक ही क्रम है, तो इसमें आंसर क्या कह रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। विकास, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से होता है? नहीं, एक गति से अधिगम और विकास नहीं चलता है, कोई आगे कोई पीछे चलता है। विकास का शुरुआत हो जाता है माँ के गर्भ से हो जाता है, मगर अधिगम का शुरुआत जन्म से चालू होता है, मगर विकास का शुरुआत माँ के गर्भ से चालू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? इसमें कह रहा है कि ये ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि आकलन, एक बच्चा में आकलन करने के लिए कौन सा सर्वाधिक
उपयुक्त तरीका है, माने सर्वाधिक कौन आकलन करने के लिए सबसे बेहतर कौन है। ऑप्शन नंबर ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुल्क शुरू में और अंत में। इसमें कहना ऑप्शन नंबर बी का कि आकलन शैक्षणिक अथी पे सत्र में 2 बार करना चाहिए, एक बार शुरू में एक बार लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आपको इसमें से बतलाना है चारों में से कि कौन सा आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। आकलन का सबसे बेहतर तरीका इसमें से क्या हो जाएगा, आप लोग को बतलाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी से आते हैं, पहले नीचे से देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आकलन सत्र की समाप्ति पर आकलन करना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि आप लगातार बच्चा को साल भर पढ़ाइए, 1 साल में 1 सत्र होता है, तो लगातार आप बच्चा को 1 वर्ष तक पढ़ाइए, तय के बाद आप जाकर के बच्चा का आकलन कीजिए। क्या ये सही हो सकता है? किसी बच्चा का आप 1 साल में लगातार आप पढ़ाते हैं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आप पढ़ा रहे 1 साल तक, तब आकलन कीजिए। तब मुकेश को, रमेश को आप पूछ रहे हैं, आकलन करके आप अंदाजा लगा रहे हैं कि बच्चा सीखा भी होगा, नहीं, कभी जीवन में नहीं वो बच्चा सीखेगा। वो अगर वैसे अगर आकलन करके पढ़ाइएगा तो जीवन में वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप पढ़ा दीजिए, अब बस पढ़ाने के बाद तुरंत आप उससे कोई चीज़ फीडबैक ले लीजिए, पूछ लीजिए, आकलन कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। तो क्या ये शस्त्र 1 साल पर 1 बार लेना, ये कभी गलत, ये एकदम से गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आप एक बार बताइए कि बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में या शिक्षिका के रूप में आप पढ़ा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हमारा मुकेश, रमेश, सुरेश किस अब क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पानी में, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं अपना बच्चा के बारे में सामने। मगर आप बाहरी वाला को आप आकलन, बच्चा छोटा बच्चा को अगर आकलन करने के लिए बाहरी को बुलाइएगा तो उसको क्या पता कि बच्चा क्या जानता क्या नहीं। आकलन सोचे आएगा, बच्चा से पूछेगा, बच्चा का बोल देगा नहीं, बच्चा को कुछ नहीं आता है, बच्चा वहाँ पे बाहरी वाला के आगू में बोल नहीं पाएगा, आकलन अपना सही से करवा नहीं पाएगा। तो क्या ये सही हो सकता है? बाहरी का कभी नहीं करना है। इसका सबसे बेस्ट होता है आकलन करने के लिए आप खुद, आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही स्कूल में आप ही अगर आकलन करते हैं तो आप बेहतर तरीका से बच्चा के बारे में जानते हैं। कल कि आप खुद पढ़ाए रहते हैं, खुद जानते हैं कि बच्चा किस पानी में है, आप उसका आकलन कर लेते हैं कि बच्चा हमसे कितना सीखा कितना नहीं, फिर जाकर के आप उसका सुधार कीजिएगा। तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है, बाहरी एजेंसी को कभी नहीं बुलाएंगे अंदर में। ऑप्शन नंबर सी बी देखिए, आकलन एक शैक्षणिक सत्र के 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। ये 2 बार ही कला करेंगे, हम हफ्ता में भी कर सकते हैं, महीना में भी कर सकते हैं, मगर करेंगे हफ्ता में, महीना में कर लेंगे। पढ़ाते पढ़ाते आकलन कर लेंगे बच्चा का, मुकेशवा, रमेशवा, सुरेशवा का पढ़ाते पढ़ाते आकलन कर लेंगे, पूछ लेंगे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आप बोल देंगे मुकेश तुम इसके बारे में क्या सब समझे, तो बच्चा खुद उसका जवाब दे देगा, वो भी क्या है, आकलन है। बच्चा को बोल देंगे कि स्वयं से आकलन कर लो, स्वयं से पूछो कि कितना तुम सीखे। बच्चा खुद से अगर पढ़ लिया रहेगा कोई टॉपिक, उसके बारे में स्वयं से उस चीज़ के बारे में सोचेगा, बतला देगा, सर हम ये जानते हैं, सर हम ये जानते हैं, ये भी सबसे बेस्ट होता है। तो 2 बार नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होना चाहिए। हाँ, आकलन है जो अंतर्निहित का मतलब होता है उसके अंदर, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर आकलन है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे है कि आप पढ़ा दिए, कोई टॉपिक पे पढ़ा दिए, इससे पहले हम आपको ये बात समझा दिए थे, जैसे कोई चीज़ पढ़ा दिए, आप पढ़ाते पढ़ाते आप पूछ दिए, ए बाबू मुकेश खड़ा हो, और उसके बाद उस चीज़ के बारे में पूछ लिए, वो क्या है, आकलन है। आप 1 हफ्ता भर पढ़ा दिया, 1 हफ्ता में आप उस बच्चा से आप टेस्ट ले लिए, वो भी क्या है, आकलन है, सबसे बेस्ट है। मगर ये नहीं कि आप 1 साल भर पढ़ाएंगे तब 1 बार लेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो अंतर्निहित रहना चाहिए, जब आप पढ़ा लीजिए तब 1 बार फीडबैक ले लीजिए, आकलन कर लीजिए बच्चा का, ये सबसे बेस्ट होता है। तभी आप उसका सुधार भी कर सकते हैं कि हाँ बच्चा को हम क्या पढ़ाए थे, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मक से संबंधित है, आपको ये बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए,
अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी संवेगिक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी अवसारी चिंतन। आपको इसमें से बतलाना है कि रचना सृजनात्मक चिंतन इसमें से किसको कहते हैं। तो ये तो बोलने वाला नहीं, हम बार बार आपको इसके बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, तो उतना तो बोलेंगे नहीं, मगर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवसारी चिंतन का मतलब होता है, अवसारी चिंतन का मतलब होता है कि आप, अवसारी चिंतन का मतलब डायग्राम हम बतला देते हैं। ये हो गया आपको सोच, आपका सोच है ये, सोच के बाहर, सोच के बाहर हो गया अवसारी चिंतन, सोच के बाहर, ये हो गया अवसारी चिंतन। इसका हो गया जैसे कि आप अभिसारी चिंतन में हो जाता है कि अंदर मुँहे, माने कि इसका सोच ज्यादा नहीं रहता है, इसका सोच सॉरी इसका सोच अंदर मुँहे रहता है। ये हो गया आपको अभिसारी चिंतन। अभिसारी, इसका एग्जाम्पल जैसे ले लीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप वकील, वकील एकमात्र इसका थी होता है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना होगा, एग्जाम्पल इसका लेना होगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जैसे ले लीजिए। और भी माने कि खुला माइंड बच्चा है जो चारों बगल देखता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब हो गया सोच, यानी कि इसका लिमिटेड रहता है, एक ही सोच होता है। जैसे मैथ का गणित कोई सवाल बनाते हैं गणित का, तो उसमें क्या ऑप्शन को थी आंसर क्या आता है, एक आता है, माने कि जो आंसर उसमें से चुनना रहेगा। यानी कि अगर मैथ में अगर 2 बनाना है, जोड़ने के लिए बोलेगा तो कितना आएगा 4, तो आपको क्या है 4 न लाना है। इसमें तो चारों बगल से आप कुछ कर लीजिएगा, 2 को जोड़िएगा कितना हो, चारों बगल दिमाग लगाइए तो आंसर आएगा 4। तो यही अभिसारी को दर्शाता है। और जो चारों बगल कई प्रकार से कोई चीज को आंसर निकाल ले, कई प्रकार से सोचे, वो अवसारी चिंतन हो गया। तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, बच्चे। इसमें आपको बतलाना है कि बच्चा आप चलिए ऑप्शन देख लीजिए। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, माने कह रहा है कि चिंतन जो करता है, चिंता नहीं पढ़िएगा, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी खाली बर्तन के समान होते हैं, जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय जीव होते हैं, जो प्रदत्त सूचना को ज्यो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करता है। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा बच्चा इसमें से किस टाइप का होता है, ये बतलाना है। बनाइए, खुद से बनाइए, गलती होगा कोई बात नहीं, आप नया कुछ सीख रहे हैं, ये कभी मन में भावना नहीं रखिएगा कि गलती हो रहा है, हमको कुछ नहीं आता है, ये कभी भी दिमाग में आप नहीं लाइएगा। क्योंकि कोई भी आदमी शुरू में कुछ नहीं जानता, मगर वही आदमी एक समय में जाकर के उस चीज़ में महारत हासिल कर सकता है, मगर वो चाहे, उसके अंदर जिज्ञासा रहे तभी वो कर सकता है। कुछ नया सीखने का उसके अंदर जिज्ञासा रहना चाहिए। अब ये नहीं कि नहीं हम ही सब चीज़ जानते हैं, हम कैसे इनसे पढ़ेंगे, हम तो इनसे बड़े हैं, तो ये दिमाग में कभी नहीं रखिएगा। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, ज्ञान लेने के लिए कोई सीमित ही अति स्थान नहीं होता है। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से आप ले लीजिए। कभी भी देश भावना में मन में ये नहीं रखे कि हम यहाँ से क्यों ले, इनसे ही क्यों पढ़े, ऐसा कभी नहीं। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से उठा लीजिए। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तब चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। छोटा सा हमारा बच्चा है, मुकेश से 4 साल 5 साल 6 साल का हमारा बच्चा है, और वो बच्चा क्या वयस्कों के भांति सोच उस समय सोचता है? नहीं, उस समय वयस्कों के भांति नहीं सोच सकता। यहीं पर इतना ही आप पढ़िएगा तो इसका ये गलत
हो गया, आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, खाली बर्तन के समान होते हैं। बच्चा कभी भी खाली बर्तन के समान नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके अंदर भाषा आ जाता है। बच्चा जो रोने लगता है, जन्म लेते ही रोने लगता है, तो वो भी क्या है, एक भाषा है। बच्चा खाली स्लेट या खाली प्लेट कुछ नहीं होता है। ये एकदम से खाली वाला बर्तन वाला बात हो गया, ये भी यहाँ से गलत है, जिसमें बड़ों द्वारा भरा ज्ञान भरा जाता है। अच्छा, अब बच्चा जो जन्म लेता है उस समय बच्चा खाली प्लेट नहीं होता, जब जन्म लेता है तभी वो भाषा एक सीख जाता है, रोने लगता है बच्चा, तो वो भी क्या है, एक भाषा है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों ज्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मानी इसका कहना है ऑप्शन नंबर अति सी का कि बच्चा जैसे ऐसे प्रतिरूप में, यानी कि किताबी में अगर जो चीज़ लाइन लिखा हुआ है बच्चा उसको पढ़ करके ज्यों ज्यों बतला देता है। ऐसा कभी आप देखिए, आपके घर में बच्चा होगा, देखिएगा बच्चा बड़ी अपना मन से लगा करके नया नया बात बोलेगा। अपना बच्चा छोटा सा अगर रहेगा तो उसमें अगर उसको कुछ लेना रहेगा तो वो रोने लगेगा। ज्यों का त्यों बड़े का देख करके नहीं, वो अपना मन से करने लगता है। ज्यों का त्यों प्रतिलिपि यानी कि किताबी अति से देख करके वो ज्यों तो नहीं करता है। ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी डी देखिए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हाँ, बच्चा कोई भी, माने कि छोटा बच्चा हो या सियान हो, जिज्ञासा ही उसको आगे बढ़ाता है। जब तक उसके अंदर जिज्ञासा है वो आसमान तक जा सकता है। अगर उसके अंदर से जिज्ञासा खत्म हो गया तो वो धरती के नीचे ही चल जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, ये गारंटी है। अगर इंसान को ये नहीं रहता, जिज्ञासा नहीं रहता कि हमको चांद पे जाना है, तो वो कभी भी जीवन में चांद पे इंसान कभी भी चांद पे नहीं जाता, इतना है। मगर इंसान का जिज्ञासा ही आगे होता, तो वही बच्चा के अंदर जिज्ञासा होता है। अब बच्चा के बाद बच्चा को कोई चीज़ के कहानी दादी नानी सब जो जाता है, तो दादी नानी सबके पास बच्चा है जो एकदम गौर से कहानी सुनता रहता है, बाघ शेर वाला भूत वाला, ये सब कहानी ज़्यादा सुनने का कोशिश करता है। क्या उसके अंदर जिज्ञासा रहता है ये नया नया चीज़ सीखने का, तो खुद से वो जिज्ञासा प्राणी है। और चारों ओर जो समाज का उसका अति होता है, अति वातावरण जो होता है आस पड़ोस, उसका खोजने का वो अपने तर्क से, अपने अति से ये रेडी रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। माने कि भाषाई विभिन्नता बहुत है। इस बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। संदर्भ में विशेष कक्षा और प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। इसका कहना है कि इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे के स्कूल में ये भाषाई जो अति विभिन्नता है, ये इसमें से कौन सा जो उपयुक्त सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। मानी इसका ऑप्शन नंबर ए का कहना है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चा को प्रवेश दीजिए जो बच्चा को सरकार है जो मातृभाषा को, माने सरकार एक मातृभाषा को उसमें अलाउड कर रखा है कि या ना तो स्कूल के लिए मैथिली अगर मैथिली जगह पे है, मैथिली भाषा है, तो सब बच्चा मैथिली आना चाहिए। अगर जो कोई बच्चा अगर तमिलनाडु का है, कोई अगर पंजाब का है, पंजाबी भाषा है, तो उसको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर ए का कहना है। ऑप्शन नंबर बी का देखिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सी देखिए, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का, स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। तो दंडित करना यानी कि बच्चा है जो अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो शिक्षक उसको दंडित करे। तो डायरेक्ट नंबर पहला ऑप्शन नंबर 4 तक कट गया सोझे। ऑप्शन नंबर 4 सीधा गलत हो गया, दंडित करेंगे यानी कि मातृ अगर कोई बच्चा का मैथिली है, किसी का अगर अंग्रेजी है, किसी का हिंदी है, किसी का तमिल है, किसी का बंगाली है, तो वो बच्चा अगर आता है तो उसको हम दंडित करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं,
तुम ये भाषा नहीं बोल सकते, तुम इंग्लिश में बोलो, हमसे अंग्रेज बनना है ना, तो इसलिए उसको दंडित करेंगे, ये सीधा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि उपेक्षा करना, अध्यापक को उपेक्षा करना चाहिए ताकि हमारे बच्चा ही मैथिली वो अपनी मातृभाषा में बात करे। अपेक्षा कभी भी नहीं करना है, बच्चा जो भाषा में बात करे और भी उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो बच्चा और उस भाषा में निपुण हो, वो भाषा को बोल सके। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं का अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है। कोई भी बच्चा अगर मातृभाषा अपना भाषा विद्यालय में बोल रहा है तो शिक्षक और भी उस भाषा के लिए अवसर प्रदान करे, बच्चा को अभिव्यक्त करने का समय दे ताकि बच्चा और भी उस भाषा का निपुण हो। सबसे अच्छा बात बोल रहा था, इसको हम डॉट में रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक कह रहा, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो। एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर स्कूल में विविधता पाया जाता है, सभी भाषा का बच्चा एक विद्यालय में आता है। हमारा विद्यालय कैसा है, समावेशी शिक्षा है, ताकि एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय, एक ही रूम में सभी प्रकार का बच्चा होता है, गरीब अमीर या कोई भी भाषा हो, कोई भी अति धर्म से हो, कोई उसमें भेदभाव नहीं करना है। तो भाषा में आप कैसे भेदभाव कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यानी कि कह रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद है, इसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है। आपको हम इससे पहले बतलाए थे कि एक ही नाम प्रकृति। अभी देखिए अभी फंस गए, यही सीटेट में एग्जाम में आपको रहता है। अगर जो बच्चा है, जो हम बोलते हैं अलग से लिखने के लिए और नहीं लिखते हैं तो मुंह बात दीजिएगा एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी हम कुछ भी अस्ट्रा लिखवाते हैं, बोलते हैं लिखने के लिए तो अस्ट्रा लिखिए। प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता का बात कर रहा है, जो स्वतः आ जाता है डीएनए, उसी को डीएनए बोला जाता है, उसी को जैविक बोला जाता है। जो माता पिता नाना नानी किसी का भी डीएनए एक बच्चा में आता है, उसी को आनुवंशिकता बोलता है। ऑप्शन देखिए, जैविकीय विशिष्टताएं एवं आनुवंशिक सूचनाएं। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी, हमारे आसपास का वातावरण। आपको इसमें से बतलाना है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जैविकीय विशिष्टता, ऑप्शन नंबर एक कह रहा जैविकीय विशिष्ट है, वंशानुक्रम, इसी को बोला जाता है आनुवंशिकता, इसी को बोला जाता है जैविक, इसी को बोला जाता है जैविक, इसी को बोला जाता है प्राकृतिक। आप बतलाइए कि जैविक हम क्या लिखवाए हैं। जैविक अभी जैविक ये लिखाए हैं, आइए देखिए वंशानुक्रम, ये भी इससे पहले हम लिखवाए थे। तो ये एकदम से प्राकृतिक, सिर्फ इसका बोलना है, ये इसका छोड़ देना है। पोषण का मतलब होता है वातावरण, आसपास होता है, ये नहीं लेना है हमको। प्राकृतिक, सिर्फ प्रकृति का मतलब पूछ रहा कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसका औदर नेम क्या है। औदर नेम में जैविक भी है, विशिष्ट एवं वंशानुक्रम भी है। तो नाम वही है, आनुवंशिकता का ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यही मैं कहता कि पोषण से आप क्या समझते हैं, तो पोषण हमारे आसपास का वातावरण, पर्यावरण, इसी को बोला जाता है। अगर पोषण पूछ देता था, हमसे प्राकृतिक पूछा है, प्राकृतिक में आनुवंशिकता, जैविक, प्राकृतिक। देखिए जैविक है, आनुवंशिक, वंशानुक्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। ये लिखते चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो कॉपी पर लिखिए, उसको एक दो बार देखिए बाद में, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि सिर्फ नाम पूछ देता है, देखते हैं इससे पहले पूछा हुआ सिर्फ नाम है, ये कोनो क्वेश्चन नहीं है। नाम ही सिर्फ बदल करके बतला दिया है कि प्राकृतिक से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक किसका नाम है, तो आनुवंशिकता का नाम है। सिर्फ ये इतना ही पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि
माने इसमें कहना है इसको बच्चों को समूह कार्य देना, यानी कि जैसे होता है ना कि आप स्कूल में आप पढ़ते होइएगा या ट्रेनिंग के वक्त गए होइएगा, तो आप बच्चा को सबको 8 गो 10 गो बच्चा का अलग अलग ग्रुप बना दिए होइएगा कि तुम लोग अपने में डिस्कस करो। इस जो आप ग्रुप बनाए थे उसका कारण क्या है, क्या उससे लाभ होगा, ये पूछना है इसको। ऑप्शन नंबर ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। माने कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। माने कि छोटे समूह में कुछ बच्चे के दूसरे बच्चे पर हावी होने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो आपको इसमें बतलाना है कि इसमें आप जो समूह बना करके बच्चे को कहते हैं डिस्कस करने के लिए, इसका कारण क्या है, इससे लाभ क्या है, सो बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। अच्छा, माने समूह इसलिए शिक्षक बनाता है ताकि शिक्षक का काम कम हो जाए और शिक्षक अपना मोबाइल में या वीडियो कॉल लगा करके बिजी रहे, इसके लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपना काम जल्दी से करने में समर्थ होते हैं। सिर्फ बच्चा अपना कार्य जल्दी से समर्थ, तो ग्रुप का क्या जरूरी है, बच्चा को अकेला भी हम अपना काम करने के लिए दे देंगे, तो यह सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो गया, सीखने की प्रक्रिया में बच्चा एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आंख मूंद करके सही है। तो इसका कहना है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, बच्चा एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर क्रिया का मतलब होता है जुड़ा हुआ, इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ, माने कि परस्पर एक दूसरे से बच्चा जुड़ा हुआ रहता है। अब एक दूसरे से अगर बात करता है बच्चा, तो एक दूसरे से बात करने का मतलब ये होता है कि एक बच्चा को अगर नहीं आता तो दूसरा बच्चा बतलाएगा उसको, ये बच्चा को अगर नहीं आएगा तो ये बच्चा को बतलाएगा। इससे बच्चा एक दूसरे में ज्ञान आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है इससे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे बच्चों पर हावी होता है। नहीं, इसमें हावी वाला कोई बात नहीं है, सिर्फ इसमें एक दूसरे से जुड़ा रहता है और परस्पर क्रिया करता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह यह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट का लक्षण है। यानी कि सीधा सीधी बात है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई है, बस इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन इतना लिखा गया घुमाने के लिए आपको, बस इतना क्वेश्चन का मतलब है, बस इतना दूर पढ़ने एवं समझने में। अब इसको कौन बीमारी होगा, बीमारी आपको इतना पढ़ा दिए हुए हैं कि अभी अगर नहीं आएगा तो आगू में रहिएगा तो डंडा से मारेंगे, मगर मारते नहीं है किसी को हम। चलिए, पढ़ने में जो अक्षम बच्चा है, जो कठिनाई है, उसको कौन सा बीमारी हुआ रहता है, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन नंबर डी हो गया पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। आपको ये बतलाना है कि इसमें तो छोटा सा बच्चों बतला देगा आप नन्हू मुन्ना सब, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन में डिस्ग्राफिया, गणितीय में डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय डिस्प्रैक्सिया। यानी कि गति में मोशन में जो रहता है, अगर उसमें अक्षमता है, बच्चा अगर लिख नहीं पाता है, बच्चा को अक्षमता है लिखने में, तो डिस्प्रैक्सिया हो गया। 8 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शैशव काल की अवधि है। माने इसमें कहना है कि शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी, 2 से 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी, जन्म से 1 वर्ष तक। आपको यह बतलाना है कि इसमें से कौन सा शैशवावस्था के लिए है। पहले यह बतलाइए कि किस सबको पता है कि गर्भावस्था का काल कितना दिन का होता है।
शैशवावस्था का काल कितना दिन होता है, और बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को दो भाग में बांटा गया है, उसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ आप एग्जैक्ट बतला दीजिए बाल्यावस्था कितना से कितना है, और किशोरावस्था। कितना से कितना है सो बतलाइए। गर्भावस्था 280 दिन या 9 महीना, 280 दिन या 9 महीना। शैशवावस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष। बाल्यावस्था 2 से लेकर के 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। हमको 18 वर्ष तक पढ़ना रहता है सीटेट के लिए, इससे आगे नहीं पढ़ना रहता है। हाँ, जो इससे अति ऊपर वाला है स्टेट टू स्टेट, उसमें उससे ऊपर पढ़ना रहता है। हम लोग को सीटेट में इससे आगे नहीं पढ़ना रहता है। तो आप देख करके ही बतला दीजिए। अब सर जन्म से लेकर के 2 वर्ष, अब जन्म है तो कहिएगा सर आप 0 से लेकर के 2 लिखे हैं, यहाँ जन्म है तो जन्म को ही 0 माना जाता है, जन्म को ही 0 माना जाता है। ये कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, जब से बच्चा का जन्म हो जाता है उसी दिन को 0 मान करके आगे चलता है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट की अवस्था है। यानी कि आप 2 से 7 वर्ष दे दिया हुआ, इससे पहले क्या दिया हुआ था कि शैशवावस्था का काल कितने से कितना है। ये वैज्ञानिक जीन पियाजे के हिसाब से आपको बतलाना है कि 2 से 7 वर्ष को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी संवेदी गतिक, ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक। इसमें से बतलाना है कि 2 से 7 वर्ष को क्या नाम दिया गया है। चलिए बतला देते हैं, इस तो पढ़ाई नहीं है। देखिए याद करने का इसका ट्रिक होता है, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त। तो हो गया अति संवेदी, हो गया आपको संवेदी हो गया 0 से लेकर के 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक हो गया 2 से लेकर के 7 वर्ष। मूर्त हो गया आपको 7 से लेकर के 11 वर्ष, और औपचारिक को ही अमूर्त बोला जाता है। अमूर्त इसी को बोला जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। इसको लिया गया है 11 या 12 प्लस, 11 या 12 प्लस बोला गया है। तो आपको इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक, ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग ये चारों लिख लीजिएगा, एक कॉपी पे लिख ही लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में लिखेंगे, सो नहीं, लिख ही लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको भी लिख लीजिएगा, अभी एक 2 बार रिपीट कीजिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विकास डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है। यानी कि विकास कहाँ से कहाँ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जटिल से कठिन, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट से समान, ऑप्शन नंबर सी साधारण से समान, ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट। आपको ये दम हौला सवाल है, विकास किधर से किधर होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, सभी को तो पता है। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट होता है, सरल से जटिल, सरल से जटिल होता है, एकीकृत से क्रियात्मक होता है। एकीकृत से क्रियात्मक, ये देख लीजिए, सरल से जटिल होता है, एकीकृत से क्रियात्मक होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। मगर चालक विकास जो आएगा ना, तो ये अपवाद में है। चालक विकास अपवाद में है कि चालक विकास में होता है जटिल से समान, सरल होता है, अति विशिष्ट से समान होता है, मानी कि उल्टा हो जाता है चालक विकास में। यानी कि चालक विकास,
इसमें अपवाद में है इसमें कि ये हो जाता है कि आपको जटिल से जटिल से जटिल से हो जाएगा सरल हो जाएगा, जटिल से सरल हो जाएगा, क्रियात्मक से एकीकृत हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है चालक विकास में, सिर्फ चालक विकास में। मगर अगर सोझे विकास रहे उसमें कुछ नहीं लागल रहे तो सरल से जटिल हो जाएगा, एकीकृत से क्रियात्मक हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, बस आपको नॉलेज के लिए बतला दिए है कि कभी हो जाता है कि अगर कोई पूछ ही दे चालक विकास किधर से किधर, तो आप तो सामान्य से विशिष्ट बोल दीजिएगा, वहाँ पर बुर्बक बन जाइएगा। इसलिए जटिल से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों का एक कोने में बैठना। ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंधित परिवेश में अवधिगम। ऑप्शन नंबर सी एक गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसमें से आपको बतलाना है कि इनमें से शामिल है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित को भारत में लाने वाला गिज्जू भाई बडेगा। गिज्जू भाई बडेगा कहाँ के निवासी थे? तो गुजरात के। ये कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, जो बच्चे सबके लिए बहुत सारे कविता उविता लिखे थे, यही गिज्जू भाई बडेगा, यही बाल केंद्रित शिक्षा भारत में लाए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मारिए जल्दी से। तो बाल केंद्रित में बच्चों का एक कोने में बैठना, नहीं, बच्चा को कोना में नहीं बैठाएंगे। बाल केंद्रित है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा को उठा के कहेंगे मुकेश तुम जाओ उस कोना में, रमेश तुम उस कोना में जाकर के बैठो, ऐसे नहीं करेंगे। बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम यानी कि जहाँ पे प्रतिबंध है, बच्चा को अलाउ नहीं, वहाँ पे भेज देंगे, इसी को कहेंगे बाल केंद्रित, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल हो नहीं हो, बच्चा को खेल शामिल न हो, इससे क्या आती है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। हाँ ये एकदम सही बात है, बच्चा खुद से करेगा, हस्तपरक करेगा, और शिक्षक का कर्तव्य रहेगा कि एक एक बच्चा के पास जा करके उस बच्चा का हेल्प करेगा, उस बच्चा को समझाएगा, बतलाएगा, एक एक बच्चा को। यही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। बाल केंद्रित में होता है कि बच्चा होता है ऊपर होता है और शिक्षक होता है नीचा होता है। अगर आप बच्चा को एक चाटा मार दीजिएगा तो बच्चा आप पे केस कर देगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा का पावर है। आप बच्चा को कुछ नहीं बोल सकते। बच्चा अगर रो रहा है तब बच्चा को पर्सनली जा करके छुपा करके आप उसको पढ़ाइएगा। ये नहीं कि बच्चा अगर रो रहा है तो आप छोड़ करके आप चले जाइए, से नहीं। बच्चा एक खून को बच्चा करके आप जा करके बच्चा के पास जा करके आप पढ़ाइए, वही बाल केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव को बुद्धि स्तरीय थी, कि इसमें देखा कि एक अध्यापक था, राघव नाम का एक लड़का था, वो है जो कीबोर्ड वाला, अभी आजकल तो टच वाला मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें हारमोनिया बजाते रहिए। हारमोनिया नहीं जानते हैं, उसमें टूटा ऐसे वाला बजाते रहिएगा। ये तो सब बच्चा सब डाउनलोड करके उसको बजाता रहता है। राघव नाम का लड़का है, वो कीबोर्ड वाला वो अपने पास स्वयं रखे हुआ है और उस स्वयं से बजा रहा है, एकदम मधुर आवाज निकाल रहा है। यानी कि अध्यापक को पता चल गया कि इसके अंदर किस प्रकार का बुद्धि है, से जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गतिबोध, ऑप्शन नंबर बी संगीतीय, ऑप्शन नंबर सी भाषाई, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय। आपको ये इसमें तो देख लिए कि संगीत वाला बात है, तो डायरेक्ट इसमें आंख मूंद करके आप क्या लगा दीजिएगा, संगीतीय बुद्धि। जो संगीतीय से जुड़ा होगा उसको संगीतीय बुद्धि होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, संगीतीय बुद्धि। और ये जो शारीरिक बुद्धि हो गया, इसमें आता है एग्जाम्पल में आ जाता है योगा इसमें आ गया। योगा हो गया, अति आसन अति हो गया, यानी कि साधना हो गया। साधना भी हम ले सकते हैं।
जैसे मान लीजिए ना, एग्जाम्पल में रामदेव बाबा को ले लीजिए। रामदेव बाबा को कैसा है? शारीरिक गतिबोध है। रामदेव बाबा को शारीरिक गतिबोध है। भाषाई किसको कहा जाता है? जो भाषा में निपुण है। जैसे अति हमारे देश के जो वो अति प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसको कितना भाषा पता था? 22 भाषा उनको पता था। सोचो कितना टैलेंट रहे होंगे वो सब। हमारे पहले के जो समय में जो व्यक्ति रहते थे ना, वो लोग बहुत टैलेंट सब रहते थे। जैसे इंदिरा गांधी जो थे, उसको 22 भाषा का बुद्धि था पता। तो क्या है? भाषाई बुद्धि था, भाषाई में निपुण था, वही भाषाई बुद्धि था उसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में एग्जाम्पल में होगा मूर्तिकार। मूर्तिकार जो हाथ से जो कार्य करे, चित्र उत्र बनाए, उसको क्या कहेंगे? स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि जो हाथ से पेंटिंग उंटिंग जो करते हैं, स्थानीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि हो गया जो संगीत बजाने में निपुण है। शारीरिक बुद्धि हो गया, जैसे एग्जाम्पल योग हो गया, साधना हो गया। जैसे रामदेव बाबा जो साधना योग करवाते हैं, वही चीज क्या चीज में? शारीरिक गतिबोध में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये समझ गया ना? जिसको भाषा में निपुण हो, बोलने में निपुण हो, वो लिख ही देते हैं। आपको लिखने में दिक्कत होगा। भाषा बोलने में निपुण, जो भाषा बोलने में निपुण हो वो भाषाई बुद्धियों के अंदर, उसके अंदर है स्थानीय बुद्धिया। ये भाषा का बुद्धि कैगो दिए हुआ है? तो 9 को दिया है। हार्वर्ड गार्डनर का है ये। कौन सा वैज्ञानिक दिया हुआ है? हार्वर्ड गार्डनर का 9 गो बहुबुद्धि सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियां से अच्छे हैं, यह दर्शा रहा है। यानी कि कहना है, शिक्षक का कहना है कि स्वाभाविक रूप से लड़का है जो गणित में तेज होता है, और लड़की गणित में तेज नहीं होता है। शिक्षक का मानना है। ये क्या चीज को अध्यापक दर्शा रहा है क्लास में? ऑप्शन नंबर ए, लिंग, जेंडर, पक्षपात। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा परिधि। ऑप्शन नंबर सी, सही दृष्टिकोण वाला। ऑप्शन नंबर डी, नीति परक। आपको इसमें से बतलाना है कि शिक्षक है जो किस प्रकार को इसमें दर्शा रहा है स्कूल में। यानी कि छात्र है जो गणित में तेज होते हैं, और लड़कियां गणित में नीचे लड़के से कम होते हैं। क्या चीज को दर्शाता है? तो इसमें डायरेक्ट है, जो आंख मूंद करके लगा दीजिएगा, लिंग पक्षपाती। लिंग पक्षपाती या लिंग रूढ़िवादिता आएगा, ये भी आएगा, तो आप इससे बेस्ट लिंग रूढ़िवादिता लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा मानती है कि ये हमें डॉट डॉट के अनुरूप बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था बच्चे। ऑप्शन नंबर बी, परिवेश परिवार। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे परिवेश। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे व्यवस्था। आपको आप इसमें से बतलाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अभी हम समावेशी के बारे में नहीं, दूसरा शब्द, मगर 50 शब्द तो बोले होंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। झूठ नहीं बोलिए, अभी हम समावेशी शिक्षा के बारे में बोले हैं, तो थोड़ा भी इसमें हिचकिचाना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन बतलाना है। यहाँ पे कन को थोड़ा भी डाउट नहीं रखना भाई। अभी ये बतला है, 250 शब्द बोले होंगे। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होता है। अब ये नहीं कहा कोई बच्चा होगा इसमें कहेगा सर इसमें बच्चा को चांद पर ले जा करके पढ़ाया जाता है, ये दिमाग में नहीं, इसमें बतलाना है कि कैसे होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी से आते हैं। इसमें समावेशी शिक्षा में होता है कि शिक्षा माननी है कि हमें बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलना है। बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलना है, नहीं बच्चा के अनुरूप नहीं, बच्चे के अनुरूप परिवेश नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परिवेश के अनुरूप परिवार नहीं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को बदलना है। हाँ, आप ये बोलिएगा कि सर व्यवस्था बच्चा को कैसे बदलिएगा, व्यवस्था ही कहला नहीं बदल दिया जाए, बच्चा को बाल केंद्रित का भी बात करते हैं। तो अब एक बात बतलाइए कि इसमें कहा गया है कि बच्चा व्यवस्था के अनुरूप बच्चा को बदलिए। आप बतलाइए, बच्चा कई जाति से आता है, धर्म से आता है, धर्म जाति अलग अलग रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है, क्या बच्चा के अनुरूप कई को विद्यालय बना दीजिएगा?
इसीलिए समावेशी शिक्षा में बोला गया है कि एक ही विद्यालय के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक क्लासरूम में सभी बच्चा को एक जगह बैठा करके एक समान शिक्षा देना है। तो क्या एक समान देने के लिए आप बच्चा को नहीं बदलिएगा? अगर अमीर रहेगा, गरीब रहेगा, कोई बच्चा अगर मानिए कि कोई बच्चा जाति कोई भी रहे, आप बच्चा को सभी को मिला करके रखना, न कि वहाँ पे पत करना। नहीं, इस एगो को कहना नहीं तुम मुकेश अंबानी का बेटा है, तुम ऊपर बैठो। एगो जो गरीब रहेगा उसको कहिएगा नहीं आप तुम उधर बैठो। कोई छोटा जाति से रहेगा कोई बालक, उसको कहिएगा नहीं तुम छोटे जाति छुआ जाएगा, तुम हट करके बैठो। ये नहीं, समावेशी शिक्षा में नहीं करना है। इसमें व्यवस्था के अनुरूप विद्यालय बच्चे को बदलना है, ताकि सभी एक जगह, एक ही छत के नीचे एक साथ एक समान शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज 15 क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होइएगा। ऐसा ही देखिए, ऐसा ही हंसी मजाक में पढ़ाई होता है। अगर हमसे कुछ बोल निकल जाता है मुँह से तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, मगर हमारा पूरा इंटेंशन रहता है कि आपको थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक करके पढ़ा करके आपको इस चीज़ को आपके जहन में उतारना, नहीं कि आपको तकलीफ पहुंचाना कोई भी चीज़ का। कृपया करके आप मन दिल लगा करके एकदम पढ़िए। दिसंबर में पेपर निकालिए, नहीं तो अगला बार सिलेबस चेंज होगा कि 4 लेवल पर आपसे परीक्षा लेगा, कि चांद पर भेजेगा परीक्षा देने के लिए। ये कभी भी नहीं हो, कभी आगे का नहीं सोचिए। इस बार मेहनत कर लीजिए, यही आपके पास मौका है। नहीं अगर इस बार नहीं कीजिएगा तो अगला बार सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। इससे अच्छा क्यों नहीं कि इस बार मौका है, दिसंबर वाला मेहनत कीजिए जितना हो सकता है। नहीं मन लग रहा पढ़ने में, इतना बात सुनने के बाद भी अगर मन नहीं लगता है पढ़ने के लिए तो आपका कोई अथी नहीं है उसका। हम आपके क्लास लेने के लिए डेली हम रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो आते हैं 18 किलोमीटर, यानी दरभंगा से हम आते हैं डेली रिकॉर्ड करने के लिए। रात में हम 9 बजे जाते हैं यहाँ से। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपको हम क्लास देने के लिए 18 किलोमीटर से हम आ सकते हैं तो आप 1 घंटा घर पर बैठ करके क्यों नहीं पढ़ाई होगा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, भगवान पर विश्वास रहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए। मेरा कोशिश है कि आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से क्लास देते रहे। आप पढ़ते रहिए, आपका हम रिजल्ट हम आपसे चाहते हैं। आप बस मेहनत कीजिए, एक दिन हम आपको रिजल्ट भी दिलवाएंगे, आप उसको देख करके मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।